ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के 16 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आज 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। इन जिलों के नाम भी सुन लें: अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर और बीकानेर। ये वो जिले हैं जहां आज बारिश के आसार हैं और इसलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इन 16 जिलों के लिए जारी किया है। और इधर जयपुर में आज झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सुबह से मौसम साफ होने के साथ ही उमस लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन दोपहर में अचानक मौसम बदला। बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। जायजा लिया सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के साथ राजधानी जयपुर में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सुबह से उमस से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो एकाएक बारिश जो है वो शहर के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रही है। हवाओं के साथ तेज बारिश के चलते मौसम जो है वो पूरी तरह से सुहावना जो है वो बन चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आज जयपुर के अलावा प्रदेश के 16 से अधिक जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। लेकिन जिस प्रकार से आज का मौसम सुहावना हुआ है और छुट्टी का दिन होने के कारण लोग घरों में जो है वो इस मानसून की बारिश का लुत्फ उठाते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, उसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन जो है वो प्रदेश के अनुकूल स्थिति में नज़र आ रही है। इसके चलते जो है वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून जो है वो मेहरबान है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 2-4 दिन इसी प्रकार की बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि इस वक्त चूंकि बारिश का दौर शुरू हुआ है, इस लिहाज से सड़कों पर पानी जो है वो नहीं भरा है, लेकिन उसके बावजूद छुट्टी का दिन होने के कारण से भी किसी प्रकार की सड़कों पर जो है वो रोड जाम होने की स्थिति जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर शहर के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की है। ईआरसीपी की वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया है। दरअसल ईआरसीपी पर एमपी का सहयोग भी अपेक्षित है, यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सहमति जताई। मुख्यमंत्री स्तर की बैठक पर उन्होंने सहमति जताई है। ज्यादा जानकारी की बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जल्दी ही आज जो है मुख्यमंत्री और एमपी के मुख्यमंत्री जो है शिवराज चौहान, इनके बीच में बातचीत हुई है ईआरसीपी को लेकर। और ईआरसीपी को लेकर राज्य सरकार खास तौर से चिंतित है, क्योंकि काम जो है उसका अटका हुआ है। केंद्र सरकार से भी राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे की बात बार बार हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी नहीं मिल पाया। और अभी जो है केंद्र सरकार की ओर से एक चिट्ठी मिली थी राज्य सरकार को कि इसका काम जो है वो रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि एमपी जो है उसकी ओर से आपत्ति इस पर आई है। तो मुख्यमंत्री ने खुद जो है बात की है एमपी के मुख्यमंत्री से और ये आश्वस्त किया है कि जो परियोजना का काम है वो 2005 में जो बैठक में निर्णय लिया गया था उसी के अनुरूप ये काम हो रहा है और इस काम को रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। और इसी तरीके से पहले भी जो है वो काम हुए हैं इसी आधार पर। तो एक जल्दी ही एक और बैठक जो है वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में होगी और इसकी सहमति जो है आज जो बातचीत हुई है फोन के जरिए उसमें बनी है और इसकी तारीख भी जो है वो जल्दी ही घोषित हो जाएगी। तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो एक साथ बैठेंगे और मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये परियोजना जो है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये राज्य के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और 13 जिलों को जो है लाभान्वित होना है इससे। लेकिन कामकाज जब अटक गया है तो इससे जो है वो चिंता बढ़ी हुई है राज्य सरकार की और जल्दी से जल्दी जो है इस मामले का निपटारा। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।
कोटा में पुलिस एक्शन में है, ताबड़तोड़ छापे मारे गए। पुलिस का भारी जाब्ता सड़कों पर है, एक एक कर हुक्का बार और कैफे में कार्रवाई चल रही है। अब तक करीब 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स और युवकों को पुलिस ने डिटेन किया है। संदिग्ध मिले युवक युवतियों और छात्र समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। दर्जनों वाहनों को भी जब्त किया गया है। दरअसल कोटा के कैफे में हाल ही में गोली लगने से एक युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही कोटा पुलिस अलर्ट है। में एक कैफे में कुछ युवक थे जिनकी आपस में कोई कहासुनी हुई और इसी घटना में एक फायरिंग हुई जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो गई। घटना काफ़ी गंभीर थी। कल भी पूरे तलवंडी इलाके में छापेमारी कॉफ़ी सेंटर्स पे भी की गई थी, रेस्टोरेंट्स पे जहां स्टूडेंट्स आते हैं वहां भी सघन तलाशी अभियान चला गया। आज पूरे शहर के SHOs को एक साथ लेकर के पूरे जवाहर नगर इलाके में जहां ये कोचिंग के बच्चे आते हैं वहां कैफ़े और रेस्टोरेंट्स को चेक किया गया। बात बीकानेर की। खाकी का अवैध वसूली का खेल कैसे चल रहा है, इसका खुलासा किया है विधायक सुमित गोदारा ने। अवैध वसूली के खेल को रंगे हाथों पकड़ा। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी की टोपी से 10,000 रुपए बरामद किए। जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर राजमार्ग पर यातायात पुलिसकर्मियों को ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली करते लुणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने पकड़ा। विधायक ने इसका विरोध कर बीकानेर रेंज IG और पुलिस अधीक्षक को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई कर यातायात शाखा के एक उपनिरीक्षक और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड किया। दौसा के गुढ़ा कठला में ई मित्र संचालक के साथ मारपीट और लूट प्रयास मामला तूल पकड़ रहा है। घटना के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बसवा थाना क्षेत्र के गुढ़ा कठला में दौसा बांदीकुई सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगाया है और ग्रामीण धरना दे रहे हैं। सर, हम दोनों भाई दुकान बना के और यहाँ सामान लेने के लिए रुके थे, तो हमारे पास 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग था। तो हमने जैसे आए उन्होंने आते ही हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमसे कैश ले जाने की कोशिश की और मेरे सिर में और हाथ पैर में चोट आई है और भाई के दोनों पैर तोड़ दिए गए उन्होंने। और आने वाले दिनों में उनसे हमें खतरा हो सकता है। 12 से खबर है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र और छात्राएं सड़क पर उतरे। दरअसल छबड़ा तहसील के विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश मीणा का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रैली निकाली। नाराज स्टूडेंट्स ने आज स्कूल में कक्षाओं का बहिष्कार किया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका देखिए ट्रांसफर हुआ है। अभी हाल ही में सरकार की ओर से प्रिंसिपल के ट्रांसफर्स के आदेश निकले थे। इसके बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्टूडेंट्स द्वारा अपने प्रिंसिपल को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। कल दौसा में, आज इसी कड़ी में 12 में। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, यहां पुलिस की हिरासत से तस्कर सूखा सिंह फरार हो गया। रावला थाने के संतरी को धक्का देकर तस्कर सूखा सिंह फरार हो गया। हालांकि उसने उसी इलाके में जाकर छिपने की ठानी। रावला थाना क्षेत्र में ही वो जाकर छिपा और पुलिस ने उस तक पहुंच बनाकर उसे पकड़ लिया। पंजाब के तस्कर सूखा सिंह को डोडा पोस्ट समेत अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था। और सिरोही से बड़ी खबर है, कोतवाली पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। कुख्यात नकबजन भैराराम जोगी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर यह फरार हुआ। दर्जन भर चोरी और नकबजनी के केस भैराराम पर दर्ज है। बात करौली की आबादी क्षेत्र में लेपर्ड घुस आया। हिंडौन मार्ग स्थित बड़ा पांचना पुल पर लेपर्ड दिखने से सनसनी फैली। बता दें, मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक ने लेपर्ड का वीडियो बनाया। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम बड़ा पांचना पुल क्षेत्र में पहुंची और लेपर्ड के पगमार्ग जुटाने में लगी। साथ ही टीम ने आसपास के लोगों से आवागमन में सावधानी रखने,
अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। कोटा में आगामी त्योहारों पर्वों के मद्देनजर 11 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है। कोटा जिले में मुहर्रम, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, थदड़ी, तेजादशमी, रामदेव जयंती और अनंत चतुर्दशी पर्व मनाए जाएंगे। उक्त पर्वों पर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। यानी अब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन, संस्था अथवा समुदाय सक्षम स्तर से बिना अनुमति सभा नहीं करेगा, जुलूस नहीं होंगे, न ही कोई प्रदर्शन होगा। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन पर लागू नहीं है। न सिनेमाघर में न घर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने रोडवेज बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक गौशाला का निरीक्षण किया। मौजूदा समय में फैल रही गौवंश की लंपी बीमारी को लेकर चर्चा की और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, लंपी बीमारी गौवंश में कोरोना की तरह महामारी है। इससे निपटने के लिए विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों को मिलकर मुकाबला करना होगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। मोहल्लों से जो ताज़िए यहाँ आते हैं उसको लोग बहुत ही अकीदत के साथ ताज़ियों को लाते हैं और एहतराम के साथ उन ताज़ियों को करबला शरीफ ले जाकर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है। 2 साल के कोरोना काल के बाद मंगलवार को निकाले जाने वाले ताजिए के जुलूस में जयपुर में इस बार छोटे बड़े करीब 350 ताजिए शामिल होंगे। जुलूस इस बार बड़ी चौपड़ की बजाय रामगंज चौपड़ होता हुआ सुभाष चौक पहुंचेगा, फिर जोरावर सिंह गेट होता हुआ रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान पहुंचेगा, जहां ताजिए सुपुर्द ए खाक किए जाएंगे। मुहर्रम से एक दिन पहले अपने अपने इलाकों के इमाम बाड़ों में हजरत हुसैन की याद में मरसिए पढ़े गए। इस दौरान रात को भी ताजियों का प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने मातमी धुनों के साथ में ढोल और तासे बजाकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जुर्रत अहले सब्र रज़ा ज़माना मुँह देखता रहेगा, रख दिया तेग पर खुद गला ज़माना। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जैसलमेर में कलेक्टर टीना डाबी के नाम से साइबर ठगी के प्रयास का मामला सामने आया। व्हाट्सएप पर आईएएस डाबी की फोटो लगाकर ठगों ने राज्य सरकार की महिला अधिकारी यूआईटी सचिव सुनीता चौधरी से गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे मांगे, लेकिन उनकी सूझबूझ की वजह से वो ठगी का शिकार होने से बच गईं। पुलिस ने मामले में डूंगरपुर से एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने ऐसे शातिर ठगों से होशियार रहने की अपील की है।
12 सब कलेक्टर महोदया के नाम से इम्पोजिशन ही करके जो किसी ने डाला या कोई बात की, उसके ऊपर सीओ जैसे मेरे को मैंने कह दिया है कि एक उचित रिपोर्ट लेकर के संबंधित से उस पर विधिवत कार्रवाई करें और चिन्हित करके उस व्यक्ति को वास्तव में क्या उसने किया है या उसका व्हाट्सएप ग्रुप कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, उसकी आईपीआर निकालें। कई बार व्हाट्सएप ग्रुप से भी उसको यूज करके वर्चुअल बना के उस प्लेटफॉर्म को तुरंत वो डिलीट कर देते हैं। तो पुलिस के सामने चुनौती एक होती है कि उसका पुराना ग्रुप में कहीं सिक्योर हो, कहीं डिलीट नहीं किया हो, उसकी आईपीटीआर निकाल के आगे बढ़ के कार्रवाई की जाती है। प्रदेश का गौवंश संकट में है, मामला गाय का है और मौका चुनावी, तो सियासत तो होनी ही थी। बीजेपी ने सरकार से गौ सेस के नाम पर जमा किए 2700 करोड़ की रकम का हिसाब पूछा। सवाल है, अगर सरकार के पास गौ कल्याण के लिए इतना पैसा है तो लंपी से लड़ने के लिए महज 1 करोड़ का ऐलान क्यों? शेष पहले से लगा हुआ है, उसका एक अच्छा खासा बजट है, उसको उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने फिर एक आह्वान किया, लोग करेंगे उदारता से, लेकिन प्रश्न तो ये कि सरकार क्या कर रही है। प्रदेश का गौवंश अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, लेकिन सवाल है कि लंपी में एक्शन में देरी के बाद भी इलाज के लिए सिर्फ 1 करोड़ का ऐलान करने को लेकर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है कि अगर गायों के नाम पर टैक्स लिए गए तो गायों को भामाशाह के भरोसे क्यों छोड़ा जा रहा है। आज की तारीख में 22 जिले लंपी की जद में है। सरकार ने गो सेस लगा रखा है, 3422 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में है। आज की तारीख में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही है। सरकार ने ना कोई दवाइयों का प्रबंध किया, ना वैक्सीन का प्रबंधन किया, ना टास्क फोर्स बनाई, ना कि नियंत्रण कक्ष खोले। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में वसूला गोसेस के नाम पर 2700 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जा चुका है। राज्य सरकार ने साल 2018 में गायों के कल्याण के लिए कई वस्तुओं पर सेस लगाया। सरकार ने 4 साल में अल्कोहलिक पदार्थ से 1751 करोड़ रुपए का गो सेस जमा किया, तो स्टाम्प ड्यूटी से गो कल्याण के तौर पर 1000 करोड़ रुपए जमा किए गए। हैरानी की बात यह है कि जिन गायों के कल्याण के लिए गौ कर वसूला जा रहा है, वो ही गाय अपना जीवन बचाने के लिए भामाशाहों और दान दाताओं के रहमो करम पर निर्भर क्यों है। सरकार के पास जो सेस का पैसा लगा रखा है, जो अनुदान देना था गौशाला को, उसके लिए पैसा लिया। इन्होंने एक्साइज पर शराब पर सेस लगाया, स्टाम्प पर सेस लगाया, वो पैसा इनके पास है। इन्होंने कोरोना के नाम पर 0.5% का जो सेस कृषि जिन्स पर लगाया, वो भी आज बदस्तूर पैसा ले रहे हैं, पैसों की कमी नहीं। गहलोत सरकार के मंत्री लंपी की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने के दावे कर रहे हैं। राजस्थान के सांसद केंद्र सरकार से बराबर संपर्क साधकर राजस्थान की गायों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने भी खुलकर कहा कि गायों के नाम अनुदान देने का काम हमने शुरू किया। गौशाला को लेकर बोर्ड हमने बनाया, गौ माता की सेवा को लेकर जो भी काम गाय को लेकर हुए, गोमाता, वो सब कांग्रेस सरकार ने की। बीजेपी बात करती है, हम काम करते हैं। बहरहाल गहलोत सरकार के प्रयासों में दिखने में भले ही कोई कमी नहीं दिखती, मगर गौपालन और पशुपालन के मंत्री अलग अलग होने से सामंजस्य का साफ अभाव दिखता है। गौशालाएं अनुदान को तरस रही हैं, तो बीमार गाय दवाइयों को। उम्मीद है सरकार संकट के वक्त अपने खजाने का मुंह खोलेगी। बाबूलाल धायर, न्यूज़ 18 जयपुर। डूंगरपुर जिले में 200 निराश्रित बच्चों ने अनुपयोगी सामग्री से 75 फीट परिधि की राखी तैयार की है। अनुपयोगी सामग्री से इतनी बड़ी राखी बनाकर निराश्रित बच्चों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अनुपयोगी सामग्री जैसे डिस्पोजेबल बोतलें, रैपर्स, पुरानी सीडी, कागज, गत्तों की मदद से
इस 75 फीट और 200 किलो की राखी को बनाया गया। दावा है कि ये राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पीएम की अपील पर पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहा है। राजधानी जयपुर की ऐतिहासिक सलीम मंजिल में इस साल हजरत इमाम हुसैन की कुलाह मुबारक यानी टोपी की जियारत के साथ ही घर घर तिरंगे का संदेश दिया गया। पिछले 200 साल से जयपुर में मौजूद इस टोपी को हर साल सिर्फ मुहर्रम पर दर्शनों के लिए खोला जाता है। हजारों की संख्या में लोग टोपी के दीदार के लिए जौहरी बाजार में मौजूद सलीम मंजिल आते हैं। इस साल कुलाह के मुबारक के ट्रस्टी की ओर से जियारत के साथ घर घर तिरंगे का संदेश भी दिया गया। इस खास मौके का जायजा लिया सहयोगी अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर में हजरत इमाम की वो टोपी मौजूद है जिसे वो कभी अपने सर पर पहना करते थे। हर साल मुहर्रम के अंदर इस टोपी को जियारत के लिए खोला जाता है और जयपुर की इस ऐतिहासिक सलीम मंजिल के अंदर लोग इसे दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर वो ख़ास टोपी जिसे कुलाह मुबारक कहा जाता है मौजूद है और इस ख़ास टोपी के दर्शन के साथ में इस बार यहाँ पर जो ट्रस्ट है उसने बहुत ही अच्छी मुहिम अपने साथ शुरू की है, जो हर घर तिरंगा एक संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है। ये करीबन 200 साल से हमारे यहाँ महफूज रखी हुई है और इसको हमारे वालिद के दादा लाए थे, जो ये कुलाह मुबारक है और इसमें हर जाति हर धर्म के लोग ज़ियारत करने आते हैं। शुरू से ये रियाज चलती हुई आ रही है दादा परदादा के ज़माने से और इस बार ये हम ये झंडे और इसको इसलिए साथ में है कि एक देश में अच्छा संदेशा जाए और एक एकता बनी रहे, कोई ऐसा कुछ ना हो, हम लोग सब साथ में मिलकर रहें और ये बताएं कि हम सब भारतवासी हैं, देशवासी हैं और इसको लेकर हम चल रहे हैं, साथ में सर्वदा को निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम सब भारतवासी हैं और भारतवासी के अंदर ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से लोग अलग अलग हो जाते हैं पर कहीं ना कहीं हम सब हैं एक ही। ठीक है, कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, प्रणालियां हैं जो कैसे शुरू हुई, क्या शुरू हुई, हमें से वह चीज़ें अज्ञात है। पर जहां तक आज हम देखते हैं कि यदि हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो हम सब समाज में एक दूसरे के पूरक ही हैं, तो वैसे भी हम सबको एक होकर ही रहना चाहिए। और जी अभी इसका सबसे बड़ा मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि आज जब हमें रक्त की आवश्यकता होती है उस समय मनुष्य कभी नहीं देखता कि कौन सी जाति, वर्ग, संप्रदाय, समुदाय या किसी का मतलब आर्थिक स्तर पर भी जो भिन्नताएं हमारे समाज में है तो वो तब नहीं देखा जाता, क्योंकि उस समय हमें प्राणों की रक्षा चाहिए होती। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन से हिंदुस्तान का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जब आपको दुश्मनों ने घेर लिया था तो आपने 2 खत भेजे थे, एक जनाब मुख्तार के पास और एक यहाँ के राजा समुद्रगुप्त के पास। तो उन्होंने बहुत जल्द एक ब्राह्मणों की छोटी टुकड़ी वहाँ इराक़ के लिए रवाना की थी, जिसमें करीब 5 से 10 हज़ार हुसैनी ब्राह्मण थे। और जब वो पहुँचे तो आप शहीद हो गए थे। तो उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने हज़रत जनाब मुख्तार के साथ मिलके वो यजीद इब्न माविया से जंग लड़ी और उस जंग में कुछ वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ भारत वापस आ गए और कुछ वहीं बच गए। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।